राधे दोस्तों, महाकवि कालिदास जी जब कुमार संभवम की रचना करते थे और इस काव्य रचना में जिस तरह का अपने अनुपम लेखनी का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उसमें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। कुमार संभवम जो कालिदास की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचनाओं में से एक है, जो न केवल काव्य की उच्चतम श्रेणी में आती है बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और मिथकों की जीवंत व्याख्या करती है। इसमें बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि कुमार संभवम अर्थात कुमार का जन्म यह महाकाव्य भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की गाथा है। यह पुस्तक केवल गहन दार्शनिक दृष्टिकोण और श्रृंगारिक सौंदर्य का ही अद्वितीय संगम नहीं है, इसमें कालिदास तपस्या, कर्तव्य और शक्ति के तमाम पहलुओं को दर्शाया है। और दोस्तों, इसी काव्य को लिखते समय किस तरीके से महागौरी प्रसन्न होती हैं और माता प्रसन्न होकर श्राप देती है, बहुत ही रोचक तरीके से और काव्य व्याख्या के ये शास्त्र की मर्यादा के सर्वोच्च अभिव्यक्ति में से सम्मिलित होते हुए कालिदास को किस तरीके से श्राप का सामना करना पड़ा, कालिदास जी को जीवन में के अंतिम समय में वेश्या के हाथे मृत्यु को जिस तरीके से प्राप्ति उनको मिली, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही सुंदर है, जो आपके तन, मन, संयम और ज्ञान को उच्चतम स्कोर यानी उच्चतम लेवल पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से भी योगदान कर सकते हैं। अगर आपको इस कंटेंट में दम नजर आएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये जो रिसर्च और एनालिसिस के द्वारा वीडियो बनाया गया है वो महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो। और दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तमाम तरह के पुस्तकें, अगर आपको शास्त्रों से संबंधित कहानियां सुनना है तो स्टोरी ऑफ फ्रॉम शास्त्र इस ऑडियो बुक में जाइए, इस प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें आपको तमाम तरह के मिलेगा। एक प्लेलिस्ट में मैंने ऑडियो बुक बनाकर रखा है, उसमें आप जाएं और तमाम तरह के ज्ञान, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने 4-5 वीडियो विशेषण बिजनेस का किया है, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, वारेन बफेट है, तो उन तरह के लेखकों को मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद किया है। तो आप उसका एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं महाकवि कालिदास का महान जीवनी। महाकवि कालिदास कुमार संभवम की रचना कर रहे थे। भगवान शिव माँ भगवती के साथ कैलाश पर बैठे हुए दिव्य दृष्टि से अपने भक्त कवि के कला कौतुक का आनंद उठा रहे थे। दिन गुजरते गए और काव्य रचना एक एक सर्ग पूर्ण होती हुई अपने परिपाक पर पहुंचने को थी। भगवान और भगवती आनंदित थे कि तभी 8वां सर्ग आरंभ हुआ। विवाह के बाद शिव पार्वती के मिलन के वर्णन का सर्ग। हास परिहास से शुरू हुआ यह वर्णन धीरे धीरे श्रृंगार के चरम पर जाता हुआ केली प्रसंग तक जा पहुंचा। सीमा पार हो गई, मर्यादा का उल्लंघन हुआ और भगवती की प्रसन्नता क्रोध में परिणित हो गई। उन्होंने कालिदास को शाप दिया कि तुमने मेरा अमर्यादित वर्णन किया है, अतः तुम्हारी मृत्यु भी अमर्यादित होगी। एक वेश्या के हाथों मरोगे तुम। और जब अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर सुदूर देश श्रीलंका में एक नवयौवना वेश्या कामिनी के हाथों धोखे से कालिदास मारे गए तो इस किंवदंती को अपना आधार मिल गया। तो आखिर श्रीलंका के वेश्या कामिनी कौन थी और कालिदास श्रीलंका क्यों पहुंचे थे? कालिदास की पहली पत्नी पार्वती की कहानी क्या है और कालिदास का जीवन वृत्त कैसा रहा, यह सब आज हम जानने का प्रयास करेंगे। महाकवि कालिदास की जीवनी ऐतिहासिक से अधिक लौकिक है और भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पब्लिकेशंस डिवीजन द्वारा प्रकाशित डॉक्टर HD भट्ट शैलेश की पुस्तक के आधार पर इस वीडियो में हम कालिदास के जन्म, जीवन और मृत्यु की कहानी को प्रस्तुत करेंगे, जो निश्चित ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है। तो आइए आरंभ करते हैं। महाकवि कालिदास अपनी कविताओं में, अपने ग्रंथों में अपने जीवन और अपने जन्म आदि के बारे में कुछ नहीं बताते हैं और इसीलिए विद्वानों के बीच इस बात पर मतभेद है कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। हालांकि बहुसंख्यक विद्वानों की मान्यता के अनुसार महाकवि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा नामक गांव में हुआ था। यहाँ पर आज भारत सरकार ने कालिदास की प्रतिमा और एक सभागार का निर्माण भी करवाया है और प्रत्येक वर्ष जून के महीने में वहाँ पर गोष्ठियों का आयोजन भी होता है। खैर, हिमालय की तराई की खूबसूरत वादियों में एक छोटा सा गांव था जहाँ पर ब्राह्मण धर्मनंद अपनी पत्नी के साथ निवास किया करते थे। बिल्कुल सामान्य ग्रामीण परिवार, केवल जीने खाने भर की संपत्ति के स्वामी, पर जहाँ संतोष हो वहाँ अभाव होता ही कहाँ है। दोनों पति पत्नी अपनी भौतिक स्थिति से संतुष्ट थे, हालांकि उन्हें एक दुख धीरे धीरे सताने लगा था। विवाह के लंबे समय के पश्चात भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल सका। वे माता पिता बनने का सौभाग्य न पा सके।
जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उनके दुख का परिपाक भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ की विधियां भी की और बहुत सारे महात्माओं से आशीर्वाद लिया, परंतु उन्हें संतान का मुख नहीं देखने को मिला। अंततः उस गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए। चूंकि हिमालय की तराई में गांव था, इसलिए वहां पर महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। धर्मानंद अपनी पत्नी के साथ महात्मा जी की सेवा में गए और उनके चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि बाबा, मेरे समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं, मुझे संतान का मुख देखना है। महात्मा ने अपने चरणों पर गिरे हुए धर्मानंद और उनकी पत्नी को उठाया और सांत्वना देते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारे घर संतान आएगी और वह एक पुत्र होगा, और वह भी सामान्य पुत्र नहीं, तुम्हारा और अपना नाम सदियों तक अमर कर देने वाला पुत्र। पर उसके लिए तुम्हें माँ काली की उपासना करनी होगी। धर्मानंद इस बात को सुनकर अतीव प्रसन्न हुए और वे अपने घर आए। उन्होंने वर्ष भर माँ काली का अनुष्ठान किया, दोनों नवरात्रियां की और तय समय आने पर उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। क्योंकि वह पुत्र माँ काली के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा कालिदास। कालिदास का नाम यहीं से कालिदास हो गया, ऐसा विद्वान मानते हैं। कालिदास बचपन से ही बड़े सुंदर थे। उनकी सुंदरता उनके गांव में ख्याति का कारण थी, परंतु जब वे बोलने लायक हुए तो उनके माता और पिता का देहांत हो गया और इस प्रकार 4 वर्ष की अवस्था में ही कालिदास अनाथ हो गए। तब के समय में गांव की संरचना बड़ी सुंदर हुआ करती थी। यदि किसी एक व्यक्ति पर संकट आता तो सारे गांव के लोग मिलकर उस व्यक्ति की मदद करते थे। कालिदास तो अभी बहुत छोटे बच्चे थे। ऐसे में गांव के मुखिया ने अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी ली और कालिदास को अपने माता पिता का अभाव खलने नहीं दिया। हालांकि वे यतीम थे, अनाथ थे, तो उन्हें दुख तो होता ही था, पर उन्हें खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं रहती। कालिदास का गला बड़ा सुंदर था। जब वे गाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे और कालिदास अपने ही गीत गाते, यानी कि बचपन से ही कालिदास कविताएं करने लगे थे। वे अपने आसपास की चीज़ों को गीतों में बदल देते और उन्हें गाने लगते, और जब वे गाते तो कहते हैं कि मनुष्य ही क्या, पशु और पक्षी भी उनके गीत को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते। इस प्रकार कालिदास का बचपन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक बार हिमालय से आए हुए एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा उस गांव में आए। गांव के लोग उनके पास गए। वहां पर कालिदास भी थे, परंतु उन्हें दुख था, उनके पास माता पिता नहीं थे, इसलिए वे पीछे खड़े थे। महात्मा की दृष्टि उनके पास गई। उन्होंने कालिदास को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, चिंतित क्यों हो, दुखी क्यों दिखाई देते हो? पर कालिदास के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। महात्मा ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया, हस्त की रेखाएं देखी और फिर कहा कि पुत्र, तुम चिंता न करो, तुम बड़े महान व्यक्ति बनने वाले हो। यह सुनकर गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे जो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनसे आगे कोई बढ़े। वे हंसने लगे कि एक अनाथ जो कि अपने जीवन यापन के लिए गांव वालों की कृपा दृष्टि पर निर्भर करता है, वह आगे चलकर महान बनेगा। परंतु गुरुदेव ने इन कानाफूसियों की तरफ, इन हंसियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि कालिदास, तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से होगा और उसके बाएं गाल पर भी ठीक वैसा ही तिल होगा जैसे तुम्हारे बाएं गाल पर है। और यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। कालिदास उस गांव में बड़े होने लगे। गांव का जो मुखिया था, उसकी एक बेटी थी पार्वती। पार्वती का प्रेम कालिदास के प्रति पनप रहा था। कालिदास, जैसा कि बताया गया है, बड़े सुंदर थे और गाते भी बहुत खूबसूरत थे। इसी प्रभाव ने पार्वती को कालिदास के नजदीक ला दिया। कालिदास भी पार्वती से उतने ही प्रेम करते थे। यह युवावस्था का पहला प्रेम था। पहला प्रेम कितना प्रगाढ़ होता है, इसके बारे में शायद आप सबको पता होगा। कालिदास और पार्वती एक दूसरे के बिना अलग नहीं रह सकते थे। गांव का जो मुखिया था, वह अपनी बेटी के प्रेम को देखकर नतमस्तक हो गया और उसने कालिदास से पार्वती का विवाह करा दिया। दोनों सुखपूर्वक पति पत्नी बन गए। परंतु कालिदास सुखपूर्वक जीने के लिए और गांव में बंधे रहने के लिए बने नहीं थे, इसीलिए उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। ईश्वर कुछ ऐसी लीलाएं रचता है जिसके बारे में हम और आप सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। कालिदास के जीवन के लिए भी ऐसी ही लीलाएं रची जा रही थीं। कालिदास जब सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन का उपभोग कर रहे थे तो उसी समय उस गांव पर डकैतों ने आक्रमण कर दिया। खूब लूट मार की, गांव के मुखिया को मार डाला और उसकी बेटी तथा कालिदास की पत्नी पार्वती को वे लोग उठाकर लेकर चले गए। कालिदास और गांव वालों ने बहुत खोज की, पर पार्वती का कोई पता नहीं मिला और कालिदास अपने प्रेम के इस बिछोह को बर्दाश्त नहीं कर सके और गांव से निकलकर भ्रमण को चल दिए। कालिदास पहले से कविताएं लिखते थे। वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, इसलिए ज्ञान भी उन्हें पिता की तरफ से विरासत में मिला हुआ था। अब धीरे धीरे उनकी ख्याति एक कवि और गायक की हो गई थी। जब वे भ्रमण पर निकले तो घूमने के क्रम में
उन्हें बहुत सारा ज्ञान और मिला, क्योंकि जो ज्ञान किताबें नहीं देती हैं वह आपको घूमने के दौरान मिल जाता है। जब आप अलग अलग समाज से, अलग अलग भूगोल से परिचित होते हैं तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती ही है, आपके अनुभव विस्तृत होते हैं, जिससे आपका जीवन दर्शन खिलकर सामने आता है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए कालिदास एक विद्वान के रूप में ख्याति पाने लगे। तब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि तुम इधर उधर क्यों घूमते हो, एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाओ। जब वहां पर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी विद्वता का समुचित फल मिलेगा। कालिदास को किसी भी प्रकार की भौतिकता से कोई मतलब नहीं था, परंतु उन्हें अपनी विद्वता का प्रसार करना था, इसलिए वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में गए। अब कालिदास किस विक्रमादित्य के दरबार में गए और उनका समय क्या था वह हम आगे चलकर बात करेंगे, अभी कहानी के फ्लो को तोड़ते नहीं हैं। जब कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में गए तो वहां पर उनका सामना अनेक विद्वानों से हुआ। उन सब ने कालिदास के रचित पद सुने और उनकी विद्वता को अपनी आंखों से देखा। वे सब उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर उठे। विक्रमादित्य विद्वानों को सम्मान देने वाले थे। जब उन्होंने कालिदास की विद्वता को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने कालिदास से अनुरोध किया कि आप हमारे राज कवि बन जाइए। कालिदास को राजकवि बनना नहीं था और विक्रमादित्य को कालिदास को छोड़ना नहीं था। कालिदास युवा थे, सुंदर थे, विद्वान थे, इसीलिए विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह कालिदास से करवा दिया। परंतु कालिदास पार्वती के प्रेम को भूल नहीं पा रहे थे। वे रत्नावली पर समुचित रूप से ध्यान नहीं देते और इस प्रकार रत्नावली उनकी विवाहिता होकर भी उनसे अपने आप को अलग थलग मालूम करती थी, महसूस करती थी। रत्नावली को कालिदास का प्रेम चाहिए था, इसीलिए उसने कालिदास से पूछा कि आप इतने अनमने क्यों रहते हैं। कालिदास ने अपने पहले प्रेम की कहानी को बताया। रत्नावली ने पिता से कहकर बहुत सारे सैनिक उस गांव के आसपास भेजे कि डाकुओं का पता चले, पार्वती का कुछ पता चले। परंतु दुर्भाग्य से विक्रमादित्य के सैनिकों को पार्वती का कोई पता नहीं चला। कालिदास की अनमनता बढ़ती रही। तब रत्नावली की चिंता करते हुए विक्रमादित्य ने सोचा कि यदि कालिदास को राजकाज का भार दे दिया जाए तो हो सकता है कि उनका मन इधर की तरफ लगने लगे और वह मेरी पुत्री पर भी ध्यान दे सकें और पार्वती से उनका मन विचलित हो। यही सोचकर विक्रमादित्य ने उन्हें कश्मीर का राजा बना दिया और जब वे कश्मीर गए तो वहां पर उन्होंने अपने गांव के अनुसार वातावरण देखा। जब उन्हें वह हिमालयी वातावरण फिर से प्राप्त हुआ तो पार्वती के प्रति उनका जो प्रेम था वह फिर से बढ़ गया। अब वह पार्वती के बिना रह नहीं सकते थे। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। पहले वो जो थोड़ा बहुत घर में ध्यान भी रखते, अब उनका वह ध्यान भी विचलित हो गया। और शायद इसी पार्वती और कालिदास की किंवदंती को आधार बनाकर आधुनिक हिंदी के महान नाटककार साहित्यकार शिव मोहन राकेश जी ने अपना नाटक आषाढ़ का एक दिन लिखा है। हालांकि उनके नाटक की मल्लिका और यह कहानी की पार्वती जो है वह बहुत अलग अलग हैं, परंतु एक बात उनमें कॉमन है कि पार्वती भी कालिदास के गांव की है और मल्लिका भी कालिदास के गांव की है। कालिदास जब कश्मीर के राजा बनते हैं तो यहाँ पर मल्लिका को पता चलता है और इस किंवदंती में पार्वती अनुपस्थित रहती है। तो कालिदास अनमने होते ही चले गए और रत्नावली की पीड़ा बढ़ती ही गई। धीरे धीरे उसका दुख रोग का रूप धारण कर लेता है और इसी रोग से रत्नावली अंततः काल कलवित हो जाती है। रत्नावली एक ऐसा धागा थी जो कालिदास को अपने दैहिक जीवन में बांध कर रखती थी। कालिदास अब केवल अपने मन के आकाश में विचलित होने लगे। रत्नावली के जाने के बाद उन्होंने राज्यकाज पर ध्यान देना भी छोड़ दिया और विक्रमादित्य को स्पष्ट चिट्ठी लिख दी कि अब मैं राज्यकाज से मुक्त होना चाहता हूँ। उसके बाद वे पार्वती के ध्यान में मग्न होते हुए गांव गांव कविताएं करते हुए घूमने लगे। एक कवि या कलाकार का हृदय आम व्यक्ति के हृदय से अधिक संवेदनशील होता है। वहाँ प्रेम, विक्षोभ या प्रतिशोध जो भी होता है घना और गहरा होता है, जो उसकी प्रतिभा को कभी निखार देता है तो कभी उसे पागलपन और मूर्खता के घाट पर भी पहुंचा देता है। पार्वती के विछोह का दर्द गुजरते समय के साथ कालिदास को बावला बनाता जा रहा था। कश्मीर से निकले कालिदास यात्राएं करते हुए काशी तक जा पहुंचे। आरंभ में कुछ सैनिक साथ चले थे, पर धीरे धीरे उन सब ने उनका साथ छोड़ दिया। राजसी वस्त्र फटकर दरिद्रता को सूचित करने लगे और उनका सुंदर चेहरा बिखरी दाढ़ी और बाल से आच्छादित हो गया। जिस कालिदास की प्रसिद्धि विद्वता और कवित्व के लिए थी, उस कालिदास को अब लोग पहचान ही नहीं पाते और उन्हें लोग प्रायः मूर्ख समझने लगे। केवल कालिदास की मखमली आवाज और प्रिया पार्वती के विरह में लिखे गीतों ने उनकी सहायता की और लोग उनकी करुण प्रस्तुति पर रीझ कर उन्हें खाने पीने को दे देते, कुछ वस्त्र दे देते। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के दामाद, कश्मीर के पूर्व राजा और विद्वान महाकवि कालिदास
वर्ष भर भ्रमण करने के बाद जब काशी पहुंचे तो उनकी पहचान केवल एक मूर्ख की रह गई थी। काशी उस समय विद्वता की नगरी हुआ करती थी। वहां पर पढ़ने लिखने के शौकीन लोग आते थे और वहां के राजा की एक लड़की थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। राजकुमारी विद्योत्तमा भी बहुत प्रकांड विद्वान थी और राजा के ही दरबार में वररुचि नामक एक मंत्री का पुत्र था जो कि अपने आप में बड़ा विद्वान था। राजा चाहते थे कि वररुचि से विद्योत्तमा का विवाह हो, पर विद्योत्तमा ऐसा चाहती नहीं थी। उसने कहा कि यदि वररुचि मुझे शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो मैं उनसे विवाह कर लूंगी, और वररुचि ही क्या, यदि कोई भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं उससे विवाह करूंगी। विद्योत्तमा की यह शर्त वररुचि को पता चली। उसने शास्त्रार्थ किया परंतु वह जीत नहीं सका। इस बात से वररुचि के मन में विद्योत्तमा के प्रति बदला लेने का भाव उत्पन्न हुआ और वह एक मूर्ख की तलाश करने लगा। कई विद्वान और भी आए जिन्होंने विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ किया, पर वे जीत नहीं सके। वे सब वररुचि के साथ हो गए और अंततः उनकी तलाश तब पूरी हुई जब विद्वान कालिदास महामूर्ख के रूप में काशी में जा पहुंचे। और मित्रों, इसके आगे की जो कहानी है वह हमने अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है, आप जानते भी होंगे। तो यदि आपको उस कहानी को सुनना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार वररुचि कालिदास को लेकर विद्योत्तमा के पास गए। उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ जिसमें कालिदास बोले नहीं। अंततः कालिदास को विजयी घोषित किया गया और विद्योत्तमा से उनका विवाह हुआ। विद्योत्तमा को जब पता चला कि यह मूर्ख है तो कालिदास को फटकार कर विद्योत्तमा ने उन्हें बाहर निकाल दिया। विद्योत्तमा द्वारा फटकारे जाने पर उनकी बुद्धि ठिकाने पर आई और वे माँ काली के मंदिर में गए। वहां पर जाकर उन्होंने उपासना की और माँ काली के आशीर्वाद से उनकी विद्वता न केवल लौट आई बल्कि वह इतनी प्रखर हो गई कि अब कालिदास के समान विद्वान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। वे ज्ञान प्राप्ति के बाद घर लौटे और दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने थोड़ा चकित होते हुए और आवाज को पहचान कर व्यंग भरे भाव से कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, कोई विद्वान लगता है। विद्योत्तमा के मन में था कि यह फिर से किसी के द्वारा सिखा दिया गया होगा, इसलिए इतनी सुंदर संस्कृत बोल रहा है। बस इसे ने रटा हुआ है, इसके अंदर में इतनी विद्वता नहीं है। और इस व्यंग भाव को कालिदास समझ के यह बात उनके मर्म स्थान पर लगी। उन्होंने अपने सम्मान को वापस पाने के लिए 3 महान काव्य लिखे। ये तीनों महाग्रंथ उसी शब्द से शुरू होते थे जो विद्योत्तमा ने कहे थे, अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम और वाग्विशेषा से रघुवंशम। जब ये तीनों काव्य विद्योत्तमा के पास पहुंचे तो विद्योत्तमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लौटकर कालिदास के पास आई, क्षमा मांगी, पर कालिदास ने उन्हें क्षमा नहीं किया और कालिदास एक बड़े विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार की एक किंवदंती कालिदास की बंगाल की राजकुमारी पद्मावती से जुड़ती है, जहाँ पर पद्मावती उन्हें तिरस्कृत करती हैं और अंत में जब उनसे मिलने जाती हैं और क्षमा मांगती हैं तो कालिदास उन्हें आशीर्वाद देकर कहते हैं कि अब हम दाम्पत्य में नहीं रह सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि कालिदास का काल क्या था और उनकी कार्यस्थली क्या थी। तो कालिदास ने अपने वर्णनों में उज्जैन शहर का जितना विस्तृत वर्णन किया है उसे देखकर तो यही लगता है कि कालिदास की कार्यस्थली उज्जैन ही रहा होगा। और जिस प्रकार उन्होंने हिमालय के परिदृश्य का वर्णन किया है वह बताता है कि उनका बहुत समय हिमालय में भी बीता है। तो ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म हिमालय में हुआ। उन्होंने हिमालय की परिस्थितियों को अपनी युवावस्था में देखा। वे कश्मीर के कुछ समय राजा रहे तो वहाँ की परिस्थितियों को भी जानते थे, परंतु उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मालवा में व्यतीत हुआ। आज का उज्जैन और मालवा नगरी एक ही हैं। मालवा में कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। अब विक्रमादित्य को लेकर ही बहस है कि कौन से विक्रमादित्य थे और कब हुए थे। बहुत सारे विद्वान कालिदास को 5वीं या 4थी शताब्दी का मानते हैं, परंतु बहुत सारे विद्वान उन्हें 5वीं या 6ठी शताब्दी का भी कहते हैं। इन दोनों बातों में कोई तर्कसम्मत बात नहीं लगती है। अनेक विद्वानों ने इसका खंडन किया है और जो सर्वमान्य मान्यता मानी गई है जिस पर अनेक विद्वान एकमत हैं वह बताती है कि 57 ईस्वी पूर्व कोई विक्रमादित्य नाम के बहुत बड़े राजा हुए जिन्होंने विक्रमी संवत का प्रचार करवाया और उन्हीं विक्रमादित्य के दरबार में उज्जैन में मालव नगरी में कालिदास रहा करते थे। कालिदास का समय 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास का रहा होगा, क्योंकि उन्होंने मालिका विघ्नमित्रम नामक जो नाटक लिखा है उसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग के जीवन का वर्णन है, तो उस अग्निमित्र से पहले वे हो नहीं सकते हैं। और कालिदास के बारे में परवर्ती कवियों ने जो लिखा है उसमें उनका वर्णन 3री 2री शताब्दी से ही मिलने लगता है, तो उसके बाद भी वे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वे 57 ईस्वी पूर्व वाले विक्रमादित्य के साथ में ही थे, जो बड़े ही महान राजा हुए और जिन्होंने विक्रमी संवत चलाया था। हालांकि महाकवि कालिदास का नाम धारा नगरी के राजा भोज से भी जुड़ता है, परंतु
इन भोज का काल 10वीं शताब्दी के आसपास का माना गया है और यह स्पष्ट है कि कालिदास उस समय नहीं थे, उसके बहुत पहले हुए थे। इसलिए भोज और कालिदास की कहानियों को वैसे ही सुनना चाहिए जैसे अकबर और बिरबल की वे कहानियां सुनी जाती हैं जो हास्य जनित होती हैं, जिनकी ऐतिहासिकता नहीं होती, बस वे कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। तो इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के दरबार से कालिदास का संबंध स्थापित होता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जब कुमार संभवम की रचना कर रहे थे तो वे श्रृंगार वर्णन में इतनी गहराई में उतर गए कि उन्होंने मर्यादा को पार कर दिया। भगवान शिव और मां पार्वती कालिदास के आराध्य थे और जब कोई अपने आराध्य के बारे में ऐसा लिखता है तो समाज उसे स्वीकृत नहीं करता है और इसीलिए यह किंवदंती चल पड़ी कि कुमार संभवम लिखने के बाद कालिदास को कोढ़ हो गया था और इस कोढ़ के निदान के लिए उन्होंने रघुवंशम महाकाव्य लिखा और फिर जाकर उनका वह रोग ठीक हुआ। वहीं एक दूसरी किंवदंती के अनुसार कालिदास के श्रृंगार वर्णन से मां पार्वती रुष्ट हो गईं और उन्हें शाप दिया कि तुम एक वेश्या के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगे। और यह किंवदंती अपना आधार पाती है कालिदास के जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ी कहानी से। कहते हैं कि जब कालिदास की उम्र 80 वर्ष के आसपास पहुंची तो उस समय श्रीलंका में राजकुमार कुमारगुप्त राजा बने। कुमारगुप्त कालिदास की कविताओं के बड़े प्रशंसक थे और रघुवंशम महाकाव्य को लेकर उन्होंने उनकी प्रेरणा से एक काव्य लिखा, जानकी हरणम। जानकी हरणम बड़ा ही सुंदर काव्य है और उस पर रघुवंश की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अपने काव्य को लिखने के बाद कुमारगुप्त ने महाकवि कालिदास को संदेश भेजा कि आप इस काव्य को पढ़िए। कालिदास ने उस काव्य को पढ़ा, वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्युत्तर में एक संदेश भेजा कि मैं आपके इस काव्य से अतीव प्रभावित हूँ। फिर क्या था, दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई, पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। भले ही उम्र में बहुत अधिक फासला था उन दोनों के बीच, परंतु उनकी विद्वता उन्हें पास ला रही थी। कुमारगुप्त ने एक बार अपने पत्र में अनुरोध किया कि महाकवि आप श्रीलंका आइए। आपने जितने भी प्राकृतिक वर्णन किए हैं उन प्राकृतिक वर्णनों का सौंदर्य आपको श्रीलंका में और अधिक निखर कर देखने को मिलेगा। आप एक बार मेरे देश में आइए। तो महाकवि कालिदास ने अपने मित्र से, समुद्र पार वाले मित्र से यह वचन दिया कि मैं आपके राज्य में आऊंगा। और फिर कुछ समय के पश्चात कालिदास ने अपने राजा से विदा ली और वे श्रीलंका की तरफ चल पड़े। उस समय उज्जैन से निकलकर श्रीलंका पहुंचना एक बहुत बड़ा काम था और वह भी 80 वर्ष के आदमी के लिए। आज की तरह साधन इतने सुलभ तो थे नहीं। कालिदास अनेक साधनों का प्रयोग करते हुए भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते हुए अंततः कन्याकुमारी तक जा पहुंचे। अब आगे समुद्र था और उन्हें नाव से समुद्र पार करना था, इसलिए उन्होंने कन्याकुमारी में कुछ देर तक विश्राम करना चाहा। इसी तरह विश्राम करने के दौरान उन्हें एक आश्रम का पता लगा। जब वे उस आश्रम में गए तो वहां पर एक बुढ़िया उनके पास आई और उनके कदमों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। कालिदास को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बुढ़िया को उठाया, अपने पास बैठाया। बुढ़िया ने पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? कालिदास आश्चर्यचकित थे। इस तरह इतनी दूर, उज्जैन से इतनी दूर आने के बाद उन्हें अनुमान नहीं था कि कोई पहचान का मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपको जानता नहीं हूं, आप कौन हैं? तब उस बुढ़िया ने अपना पहचान बताया और कहा कि मैं पार्वती हूं। मैं डकैतों के हाथ में पड़ गई थी और वहां से किसी तरह अपने जान को बचाकर भागी, फिर एक साधुओं के दल से मिली और यहाँ चली आई। मैं इस आश्रम में रहती हूँ। मैंने उसके बाद ब्रह्मचर्य को अपनाया और आपकी याद में अपना जीवन बिताया। अब मैं इस देह को त्याग देना चाहती हूँ, परंतु आपके चरणों में सिर नवाए बिना मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। मैंने आपके सारे काव्यों को पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि उसमें जहाँ जहाँ भी विरह वर्णन है, चाहे वह रघुवंशम का हो, चाहे वह कुमार संभवम का हो, चाहे वह मेघदूतम का हो, वह विरह वर्णन आपका अपना है और सच मानिए तो आपसे अधिक वह मेरा विरह वर्णन है। कालिदास की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका बचपन का प्यार उम्र के इस उत्तरार्ध में इस पड़ाव पर मिला था। अब वे अपना समय पार्वती के साथ बिताना चाहते थे, पर उन्होंने कुमारगुप्त को वचन दिया हुआ था, उसे भी पूरा करना था। पार्वती ने कालिदास के चरणों पर सर रखा। वे लोग कुछ दिनों तक साथ रहे। फिर पार्वती ने अपना देह त्याग किया और कालिदास अपने हाथों से उनकी चिता को अग्नि प्रदान किए और फिर वहां से श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। जब कालिदास श्रीलंका में पहुंचे तो उस समय रात हो आई थी। वे नहीं चाहते थे कि इस समय कुमारगुप्त को अनावश्यक परेशान करें और यह भी नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पहचान को जाने। इसीलिए वह श्रीलंका के नगर में जाकर एक बड़े से भवन के सामने साफ सुथरी सड़क देखकर लेट गए। उनके पास ऐसा कुछ था भी नहीं जिसकी चोरी हो जाने का उन्हें डर था। केवल एक पोटली थी जिसमें
उन्होंने रघुवंशम आदि महाकाव्यों की प्रतियां रखी हुई थी कि ताकि वे कुमारगुप्त को भेंट कर सकें, और कुछ नई कविताएं थी जो वे कुमारगुप्त को देना चाहते थे, उनके लिए लिख रहे थे, उन्हें भेंट करने के लिए। कालिदास जब उस बड़े से महल के सामने सो गए तो कुछ ही देर में एक अतीव सुंदरी स्त्री वहां पर आई और उसने कालिदास से कहा कि आप इस तरह यहाँ नहीं सो सकते हैं। यह श्रीलंका के सबसे बड़ी वेश्या जो कि मैं हूँ उसका महल है, और उसके सामने आपका इस प्रकार सोना महल की सुंदरता को खराब कर रहा है। कालिदास ने कहा कि हे नवयौवना, मैं दूर देश से आया हुआ पथिक हूँ, मैं तुम्हारे देश की सुंदरता को देखना चाहता हूँ। मैं कहाँ विश्राम करूँ, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। मेरे पास धन भी नहीं है कि मैं सराय में जाकर रह सकूं। तब उस सुंदरी ने कहा कि मेरा नाम कामिनी है, मैं इस नगर की सबसे प्रतिष्ठित वेश्या हूँ, और चूंकि आप इस देश के अतिथि हैं तो आप मेरे महल में चलकर विश्राम कीजिए। आज रात यहाँ रुकिए और सुबह अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर जाइएगा। कालिदास को कोई आपत्ति नहीं थी। वे वेश्या के साथ महल में गए और वहां पर उन्हें उनका कमरा दे दिया गया। कालिदास अपने कमरे में सो गए। लगभग मध्यरात्रि को थोड़ी सी खटपट हुई तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि वेश्या के कमरे में बत्ती जल रही है। उन्हें लगा कि कुछ बात होगी। वे उठकर वहां पर गए और कहा कि क्या परेशानी है। वेश्या ने अपना सर उनकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें अश्रुओं से परिपूर्ण थी। वह रो रही थी और एक कागज के टुकड़े को देख रही थी। कालिदास ने कहा कि क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तब उस कामिनी वेश्या ने कहा कि इस शहर का जो राजा कुमारगुप्त है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। वह भी मेरे पास आता है, वह भी मुझसे प्रेम करता है, पर उसने कहा है कि जब तक इस समस्या की पूर्ति मैं नहीं कर दूं, एक कविता की पंक्ति है उसे पूरी नहीं कर दूं, तब तक वह मुझसे विवाह नहीं करेगा। मैंने अनेक विद्वानों से इसे दिखाया, मैंने बहुत सारा प्रयास किया, पर इस कविता की पंक्ति को मैं पूरी नहीं कर पाई। कालिदास ने वह कागज का टुकड़ा लिया। उस पर लिखा हुआ था कि कमल के ऊपर कमल खिला हो देखा क्या, सुनी सुनाई बात मात्र है, ऐसा कभी कहाँ देखा। उस पर लिखा हुआ था कि क्या तुमने कभी देखा है कि कमल के ऊपर कमल खिला हो। अब भला कालिदास से अधिक काव्यात्मक पंक्तियों को समझने वाला विद्वान कौन होगा। कालिदास ने एक कलम उठाया और उसके नीचे लिख दिया कि पर प्रियवर मेरे यह अचरज है संभव ऐसे, मुखाम्बुज पर तेरे दोनों कमल नयन है जैसे। यानी कि यह अचरज इस प्रकार संभव है कि जैसे तुम्हारा मुख जो कमल के समान है, उसके ऊपर तुम्हारी दो आंखें और कमल के समान खिली हुई हैं, तो इस प्रकार कमल के ऊपर कमल खिला है, ऐसा मैंने देख लिया। कामिनी ने जब इस उत्तर को पढ़ा तो वह प्रसन्नता के मारे नाच उठी। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कालिदास को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कालिदास अपने कमरे में जाकर फिर से सो गए। कुछ समय तक प्रसन्न रहने के बाद कामिनी को लगा कि यदि यह आगंतुक राजा के पास चला गया और उसने इस बात को बता दिया कि कविता इसने पूरी की है, तो हो सकता है कि राजा मुझसे विवाह न करे। यह सोचकर कामिनी उस आगंतुक के कमरे में गई, कटार निकाला और एक वार कालिदास के सीने पर कर दिया। वार खाकर कालिदास जगे, तब तक दूसरा वार भी हो चुका था। कालिदास के प्राण अब निकलने ही वाले थे। अंत समय में उनके मुख से निकला, कुमारगुप्त, मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हारे देश में आकर भी तुमसे मिल नहीं सका। इस कालिदास का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो मित्र। इतना कहने के बाद कालिदास ने आंखें मूंद लीं। उनके प्राण पखेरु उड़ गए और मां पार्वती का शाप यहाँ पर आकर फलित हो गया। एक वेश्या के हाथों कालिदास मारे गए और इधर कामिनी वेश्या ने जैसे ही सुना कि यह कालिदास हैं, तो वह अत्यंत ही ग्लानि से भर गई। उसने कालिदास की गठरी खोली। उसमें कुछ किताबें थी जो बता रही थीं कि यह वृद्ध व्यक्ति वास्तव में कालिदास ही है। कामिनी को अत्यंत ग्लानि होने लगी और वह यह भी जान गई कि राजा अब उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। कामिनी ने जिस कटार से कालिदास को मारा था, उसी कटार को अपने सीने के अंदर घुसा लिया और इस प्रकार कामिनी भी वहीं गिरकर मर गई। नगर की सबसे प्रसिद्ध वेश्या का इस तरह मारा जाना नगर में चर्चा का विषय बन गया और चूंकि कुमारगुप्त उस कामिनी के पास अक्सर आते जाते थे, तो वे तुरंत ही जायजा लेने के लिए वहां पर गए। वहां पर उन्होंने दो लाशें देखी, एक वृद्ध व्यक्ति की और एक कामिनी की। कुमारगुप्त कालिदास से पत्रों के माध्यम से मिले थे, सामने से कभी देखा नहीं था। जब उस 80 वर्षीय वृद्ध की गठरियों को देखा गया तो पता चला कि यह महाकवि कालिदास हैं। कुमारगुप्त इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कालिदास की चिता चंदन की लकड़ी से सजाई और कहा कि वो महाकवि, तुम हमारे देश में आए भी तो केवल प्राण त्याग करने के लिए। और फिर कुमारगुप्त ने उन कविताओं को पढ़ा जो कालिदास ने कुमारगुप्त के लिए लिखे हुए थे। कुमारगुप्त ने जलती चिता के सामने वे कविताएं हाथ में ली और कहा कि महाकवि, तुम मुझसे मिलकर मुझे कविताएं सुनाना चाहते थे, मैं तुम्हें कविताएं सुनाना चाहता था।
अगर यह इस जन्म में संभव नहीं हो सका, इस धरा पर संभव नहीं हो सका, तो यह आसमान में संभव होगा। और यह कहकर कुमारगुप्त कालिदास की चिता में कूद पड़े और अपने प्रिय कवि के साथ उन्होंने अपने जीवन का होम कर दिया। और मित्रों, इस प्रकार कालिदास के जीवन की किंवदंती की यह अंतिम कहानी समाप्त होती है। कालिदास भारतीय साहित्य के एक ऐसे युग पुरुष जो स्वयं ही किंवदंती बन गए। उनका नाम ईसा पूर्व 57वीं शताब्दी के राजा विक्रमादित्य से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी के राजा भोज तक से जुड़ता है और उनके जीवन का भौगोलिक परिदृश्य कश्मीर से काशी और उत्तराखंड से कन्याकुमारी होते हुए श्रीलंका तक को समेटे हुए है। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि इस महान विभूति के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं और किंवदंतियों की रहस्यमयता में उनके जीवन चरित्र को तलाशने की अप्रामाणिक कोशिश कर सकते हैं। और मित्रों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। कैसे लगी हमारी पेशकश कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।